गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया। ऐसे वक्त में जब पीटीआई के तकरीबन 2500 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं और इसमें इलेक्टेबल्स न होने के बराबर हैं, तो ये बल्ले का निशान बहुत अहम है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने और बल्ले का निशान मिल जाने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा बरकरार है, जिसको बुनियाद बनाकर पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। उधर सीट एडजस्टमेंट को लेकर नून लीग और आईपीपी के दरमियान 20 नशिस्तों पर तनाज़ा चल रहा है। इलेक्शन से मुतालिक बहुत सी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, मगर बड़ी सियासी जमातों के पास ना कोई मंशूर है, न माजी जैसे जलसों की हलचल। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। और दूसरे सेगमेंट में शहर कायद में एक माह के दौरान चौथी बार आग लगने के वाक़े की बात करेंगे। आए रोज कराची में ही ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? हमेशा आग बड़े पैमाने पर क्यों लगती है? क्या इतने बड़े शहर में मतलूबा तादाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्नॉर्कल्स मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो हर बार बड़े पैमाने पर नुकसान क्यों होता है? इस नुकसान की भरपाई किसके जिम्मे है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में भी नुकसान ही की बात होगी। स्टॉक मार्केट एक बार फिर क्रैश कर गई, सरमायाकारों को अरबों का नुकसान हुआ। शदीद मंदी की वजह क्या है? और सुना है कि बिजली अचानक महंगी हो सकती है। सार्फिन पर 36 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा, यानी बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट तक महंगी हो सकती है। इन सब मामलात पर बात करने से पहले हमें सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात है। एहतशाम साहब, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उनकी पहली कामयाबी है? देखिए सलमा, ये एक्सपेक्टेड तो था। अगर हम कहें कि जिस अंदाज से खासे अरसे से आला अदालतें पीटीआई को रिलीफ दे रही हैं, जुमे को आपने देखा साइफर में बहुत बड़ा रिलीफ मिला, शाम को इलेक्शन कमीशन ने अपना काम दिखाया, लेकिन आज आप देख लें पेशावर हाई कोर्ट में गए हुए थे और तवक्कुआत थी कि मंजूर हो जाएगा। बड़े झल्ले से उन्होंने कहा, जो अली ज़फ़र साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके जो फॉर्मर चेयरमैन हैं खान साहब, उन्होंने भी बड़ी इस पर तकरीर की। क्या नाम है जी उनका? नाम भूल गया हूँ। जो वकील गौर साहब जी हैं, उन्होंने कहा कि 70% लोग हमारे साथ हैं, हमें पीछे नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं किया जा सकता। देखिए अब सवाल ये है सलमा के छुट्टियों के बाद अब ये जब हेयरिंग होगी पेशावर हाई कोर्ट में इसी मसले पे, अभी तो वो कहते हैं ना बहादुर नज़र में उन्होंने समझा कि जी आपके साथ ज़्यादती है, लिहाजा रिलीफ ले लें, केस का फैसला भी होना है। तो अब दायरा देखना है कि इसको किस तरह चैलेंज करेगी इलेक्शन कमीशन, कैसे फाइट करेगा वहाँ पे जाके। और फिर बज़ाहिर तो लगता है कि केस शायद इतना मजबूत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में आके दोबारा से इनको अपना प्लान बना के जाना पड़ेगा। सही। ठीक है सलमा, अब ये बात माननी पड़ेगी कि आला अदालतें पीटीआई को, उनके लीडर को रिलीफ दे रही हैं। ठीक है, ये इम्प्रेशन है कि इंतज़ामिया जो है ना पीटीआई को टारगेट कर रही है, मुबैना तौर पर कह सकते हैं, लेकिन इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि सूरत हाल ये है कि नो एक्शन है पीएमएलएन की तरफ से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन्होंने वज़ीर आज़म तो बनना ही है, लेकिन हर आने वाला दिन, अभी आप देखें ना नवाज शरीफ साहब किसी जगह कोई बात नहीं कर रहे, सिवाय चंद जगहों पे उन्होंने 3-4 मौक़ों पे उन्होंने अपना वही पुराना बयानिया ज़्यादती हुई क्यों निकाला। मरियम नवाज कितने दिनों से खामोश है, कोई बयान देखा आपने? और तो मरियम और किसी टॉक शो में आपको नजर नहीं आ रही। बात यह है कि ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपना बयानिया बनाने में अभी तक कामयाबी नहीं हुए। इसलिए आपने देखा कि इसका सोशल मीडिया का पीटीआई ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया का फ़ायदा उठा रही है, और उनके वकला बहरहाल वकला को तो एक एज हासिल है कि इतनी आसानी के साथ उनको गिरफ्तार करना, मैदान से हटाना शायद मुश्किल होता है इंतजामिया के लिए भी। लिहाजा ये काम मेरा ख्याल है सोचे समझे मनसूबे के तहत पीटीआई के चेयरमैन ने दिया वकला को, या उन्होंने अपने तौर पे ले लिया। लेकिन एक बात यह है कि जिस अंदाज से हम चाह रहे थे कि जी पीटीआई का बल्ले का सफाया हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है सलमा, ये ताकत तो इक़्तिदार का खेल है ना, इसमें तो बड़ी ताकतों की आपको सपोर्ट चाहिए होती है। वो किसको मिल रही है? अभी तक तो देखें सारे लोग इस बात पे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं कर रहे कि ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि नवाज शरीफ साहब जीतेंगे, वो बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब आगे मसला है कि जी जीतने के बाद अब ये है कि ये क्या ज़्यादा गुड़ या इसमें ज़्यादा डल गई तो फिर सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं, वरना फिगर वही आ रहा है कि जी 75 से 80 और पीपल्स पार्टी 50 और 35-40 की बात हो रही है। एक सवाल मेरे ذہن में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएंगे, उसके बाद करना क्या है? देखिए करना क्या है इसकी बात तो फिर वही आ जाती है कि फैसल वाडा को आप देख लेना, जो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी 15 माह की हुकूमत पे मैं इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं क्यों इसका हिस्सा बनूं। देखिए मेरा ख्याल है अभी तक आप देख लें सदमा, किसी सियासी जमात ने अपना इंतखाबी मंशूर नहीं दिया सिवाय जमात इस्लामी जमात, ठीक है, इसके अलावा अभी लोग तो ये देख रहे हैं ना। अब देखिए अभी तो लड़ाई है, अभी शुरू कर देना है, अभी 40 दिन के
करीब रहते हैं, इसलिए हमने देखना है कि क्या नई चीज़ कोई लेके आएगा मैदान में, फिर आपके जो कैंडिडेट हैं वो कितने तकड़े हैं, कितने इलेक्टेबल्स हैं, फिर आप बरादरी की सियासत भी होगी, अपना ज़ात बरादरी की और इलाके की सियासत होगी, अपनी क्या कहते हैं ये धड़ेबंदी की सियासत होगी, उसमें ये कौन सारी काम चीजें में होंगी। होता है। लेकिन इलेक्शन से पहले भी नून लीग के लिए मसाइल है, बाद में भी बड़ी अब अजीब सी तेजी बात के है। साथ मसाइल बढ़ रहे हैं इसलिए कि उन्होंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिए, खुद खुद हाथ पाँव, मतलब उनको पकी पकाई खीर चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बार बार एक टर्म यूज करें, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या और ये किसके पास नहीं है? सलमा भी थोड़ी पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग छोड़ दिया। अब नहीं बात कर रहे। आपने थोड़ी देर पहले उसका जिक्र तो कर दिया, जवाब भी दे दिया। देखिए, वो पक्की पकाई ताज़ा रोटी और लुकमा बना के हमारे मुंह में डालें, या वो बनी बनाई खीर जो है वो हमें बना के खिलाएं, ना हमने चूल्हा लाना है, ना हमने दूध ढूंढना है कुछ, ये लेवल प्लेइंग। और ये पैगाम दिया जा रहा है, वो पिंडी भट्टियां की तरफ पैगाम जाता है कि यार 2018 वाली फैसिलिटेशन हो, वो वाला उससे भी ज्यादा करें। अच्छा, वहां तो फिर उन्होंने कुछ मेहनत की थी, यहाँ पे कुछ करने को तैयार नहीं। देखिए, मुझे असल अलमिया जो नजर ये आता है कि एक तरफ से तो बड़ी ऊंची आवाज आती है कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, दूसरी तरफ जितनी सियासी जमातें हैं वो ये कहती हैं कि नहीं, खुदाया फौज सियासत में हिस्सा ले लेकिन हमारी फेवर में हिस्सा ले। कोई ये नहीं कहता कि आप सियासत में ना आए, सारी जमातें ये कह रही हैं कि आप आए, सियासत में हिस्सा लें और वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला जो है वो हमारे साथ भी करें। तो यहाँ पे असल मामला ये नहीं है अनवर साहब के बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, यहाँ पे असल मामला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो पिंडी भट्टियां वाले जो है गेट नंबर 4 का आने का रास्ता में कहाँ से आता, और बनी बनाई पकी पकाई मिलती है, पक्की पकाई खीर चाहिए। अनवर साहब, अभी तक नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, उनके केसेस माफ कर दिए गए। सोशल मीडिया पे आपने एक बयान जो सायरा बानो साहिबा से मंसूब है, आई डोंट नो उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन उनके नाम के साथ चल रहा है कि वो कहती हैं कि मतलब मैं पूरा डिटेल में नहीं शेयर करती, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप लाश को ले आए हैं, दफनाते हैं तो भरम जाता है, रखते हैं तो बदबू फैलती है। वो हिसाब किताब बहुत समझ नहीं आ रही कि अब, और मियां साहब भी आप पूछने में मजबूर हो गए कि मुझे क्यों बुलाया गया, अब मैं क्या करूं? वो नुसरत जावेद साहब का जुमला कहने को दिल चाहता है, वो कहते हैं रेडी पे बिठा के जैसे भीख मांगते हैं ना, ऐसे खानदान के बुजुर्ग को वो गरीब फैमिलीज में रेडी पे बिठा के बुजुर्ग कहते हैं, वो हालात हुए हैं। देखिए सलमा, पहली बात तो ये है कि आपको भी पता था इस सारे हालात का, लेकिन उनको लगता ये था कि उनका जितना पॉलिटिकल विजडम है और जितने उन्होंने पाकिस्तान में सियासत की है और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कि शायद वो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन आपने देखा अभी तक जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया प्रवेल कर रहा है, बाकी किसी जमात का नहीं। सोशल मीडिया पे वो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो हैं, अखबारात पर वो हैं, अदालतों में वो हैं, मलकू के गाने निकाल दिए। देखिए ना, मैं हैरान हूँ, आप किस तरह रोक सकेंगे? ये है आवाम की ताकत हकीकी मायनों में। आपने हर तरफ सोशल मीडिया की ताकत अनवर साहब, सर वो अवाम इसके पीछे है या नहीं है वो नहीं, वोट से ही इंसान ये शोर नहीं है। देखना, अवाम ही है ना अपना इसके सोशल मीडिया के पीछे भी लोग चले कम हो या तादाद ज्यादा करें, लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद कहते हैं कि जितना अच्छा यूटिलाइज इसको सोशल मीडिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया शायद किसी जमात ने कोई शक नहीं। देखिए ना, और अब आप देखना, ये बताइए क्या एक वो जो आपको पता है मलकू का जो गाना है कितना पॉपुलर हुआ है, कैदी नंबर 804 का, पहले सुना उसने अब और लाइंस उसमें ऐड कर दी हैं और पॉपुलर हो गया। पहले एक गाना था जिसमें एक शेर था, अब उसने पूरा गाना ही उसने कर दिया। अच्छा देखिए, ये आपने मैसेज पहुंचाना है, आप सॉन्ग के जरिए पहुंचा दें, आप मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कर दीजिए, आप लोगों को बताएं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरीके से रास्ता निकाल लेती है, इसको एक तरफ रख लीजिए। ये तो ऐसे जनरल से आपने बात की, असल बात है नवाज शरीफ साहब की। देखिए, नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि उनको 2 तिहाई नहीं, उनको ऐसा मैंडेट मिले कि वो ज्यादा सियासी जमातें उनके साथ ना हो। इसलिए वो चाहते ये है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, कोई 1 या 2 जो जमातें हैं उनका वो बोझ उठा ले, उनको साथ लेकर चले। वो नहीं चाहते कि 10 से 11 सियासी जमातें होंगी तो क्या पीडीएम हुकूमत वाला हाल होगा? इसलिए डेफिनेटली आप ज्यादा सियासी जमातों को साथ लेकर चलते हैं, फिर उनकी अपनी जो कमिटमेंट्स आपने इलेक्शन से पहले की होती हैं वो फुलफिल करनी होती हैं। इलेक्शन के बाद जो उनकी डिमांड्स होती हैं, बल्कि ब्लैकमेलिंग होती है, उसको आपने
काउंटर करना होता है, उसके साथ चलना होता है। नहीं चलेंगे तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे, तो वो बड़ी कमज़ोर हुकूमत होती है। उसका नुकसान आपकी जमात को कम, आपकी हुकूमत को कम, लेकिन मुल्क को बहुत ज़्यादा होता है। उसकी मिसाल आप रिसेंटली देख लीजिए कि जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें आपने देखा है कि शहबाज शरीफ जो स्पीड इतनी तेज़ी से काम किया करते थे, बिल्कुल उनको स्पीड ब्रेकर लग गया और वो रुक गए। इस वजह से क्योंकि बहुत सारी जो उनके साथ इत्तेहादी जमातें थी, उनकी जो डिमांड्स थी, उनके जो कंसर्न्स थे, उनको एड्रेस करना था, वो ना चाहते हुए वो काम उन्होंने किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। चलिए इसको भी एक तरफ रख लीजिए। अब हालात क्या पैदा हो रहे हैं, मुझे लगता ये है एहतिशाम साहब, डॉक्टर साहब, कि नवाज शरीफ साहब को पंजाब के अंदर से मुकम्मल तौर पर मुझे लगता है 100, 110, 120 के करीब जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं शायद वो मिलेंगी। अच्छा, उसकी वजह मिल जाएंगी 120 के, जी टोटल 141 है अनवर साहब, उसमें से 120 कैसे 110, सॉरी 110, बाकी दीगर जमातों को होगी 100 के करीब उन्हें मिल जाएंगी, यानी बड़ा शेयर होगा, वो उन्हें मिल जाएंगी। अब बाकी जो जमातें हैं उस पर देख लीजिए ना, आप इलेक्टेबल्स की बात कीजिए, इस तरह पीपल्स पार्टी की 7 से 8 वो सीटें हैं जो उन्हें मिलेंगी, 2-3 और ले लीजिए उनको। इस तरह IPPs की 4 से 5 नशिस्तें उनके पास, 3 से 4, उनको भी कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। इस तरह डिवाइड हो जाएगी। पंजाब की बात, जी पंजाब की बात कर रहा हूं। इस तरह जो आजाद आएंगे वो फिर आसिफ अली जरदारी साहब, 20 सीटों पे डेडलॉक चल रहा है नून लीग और IPP के दरमियान, तो 20 सीटों पे अगर एडजस्टमेंट हो जाती है, दैट मींस कि उनको इतना शेयर चाहिए IPP को। तो ये 20 सिर्फ नेशनल असेंबली की हैं, 40 तकरीबन सूबाई असेंबली की। देखिए ना आप, मैं उसी ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा हूँ, उसी पॉलिटिकल इत्तेहाद में अपने उन पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी की बात कर रहा हूँ जो जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन अगर इंतखाबात से पहले आपको 20 नशिस्तें चाहिए नेशनल असेंबली की, 40 चाहिए आपको सूबाई असेंबली की, तो इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट बनेगी, इत्तेहादी हुकूमत होगी, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। लेकिन दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो आप जिस पे हमेशा कंसर्न शो करते हैं, मुझे लगता ये है, मैं हमेशा, हम अपोज करते हैं ऐसी चीज़ों को, लेकिन आपको पता है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट बनने के बाद हालात को संभाल लेंगे। अब कितनी देर तक संभाल सकते हैं ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये बकौल फैसल बावड़ा साहब के 15 नहीं, लेकिन फैसल बावड़ा साहब इस तरह की गुफ्तगू जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन चीजों को वो अपने डीरेल करने इलेक्शन में खड़े ना होने की वजह यही बता रहे हैं कि 15 माह की हुकूमत। कोई जरूरी तो नहीं कि उनकी ये बात दुरुस्त हो। हम भी ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का माजी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो 2 साल के अंदर अंदर लड़ाई कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर उसके नतीजे में सियासी जो आपका सेटअप होता है वो डीरेल हो जाता है, जमहूरियत डीरेल हो जाती है और सियासी जो सिस्टम होता है वो लिपट जाता है। ठीक हो गया, इसी बुनियाद पर हम ये बात करते हैं, वो भी शायद इसी बुनियाद पर करें। लेकिन अब ये भी लोग उनकी जमात को उन्हें समझाते हैं, उनके भाई, उनकी बेटी, कि अब हमें अपने 5 साल मुकम्मल करने हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना है। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जो आप कबल अज़ वक्त कह रही हैं। हालात फिर हमको देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को मैंडेट, तो वो मुल्क के लिए बेहतर कर सकेंगे, अदरवाइज इस तरह खींचातानी होगी और हालात खराब होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया के मैदान के जुल्फकार साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी अनवर साहब भी कर रहे थे, क्या हम ये समझें कि दीगर सियासी जमातों ने सोशल मीडिया का मैदान PTI के लिए खुला छोड़ दिया? क्या उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि सोशल मीडिया पे हम PTI को कम्पीट नहीं कर सकते? बाकी सियासी जमातों की कैपेसिटी नहीं है, वो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करना चाहते? क्या उनको पहले से अपनी शिकस्त नजर आ रही है? रीजन क्या है? देखिए सलमा, इस PTI की स्ट्रेंथ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम समझ रहे हैं कि शायद PTI ने को बहुत सारे लोगों को पैसे दे के, को बहुत सारे लोग 2-4 लाख बंदा बिठाया हुआ है और वो उनके हक में ट्वीट्स करते रहते हैं। ऐसा हरगज नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी पार्टीज के पास बहुत सारा पैसा है। ये सोशल मीडिया पे जो आप प्रेशर देखते हैं या इनकलाब एक देखते हैं या PTI के हक में फॉलोइंग देखते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी मिडिल क्लास, ओवरसीज और सोशल मीडिया के पढ़े लिखे लोग जो यूज करते हैं उनमें ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी अगर ज्यादा उनकी फॉलोइंग हो सकती है तो वो उसको काउंटर कर लेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जिसकी फॉलोइंग का जो लेवल है, अगर नून लीग की फॉलोइंग इतनी होती है अवाम के अंदर, तो उनका सोशल मीडिया के अंदर ऐसा ही प्रेशर होता। तो इसलिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो PTI कर रही है वो दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। जहां तक बात है कि अगली गवर्नमेंट क्या हो सकती है, किस तरह की सिचुएशन होगी, देखें पाकिस्तान में 76 सालों से एक प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे इक़्तिदार मिलता है, इख्तियार तो मिलता नहीं। नवाज शरीफ साहब इस तरह का इक़्तिदार क्या लेना चाहेंगे? 40 साल की सियासत करने के बाद 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। क्या इस तरह की गवर्नमेंट जिस तरह की बन रही है, जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और आज बच्चा उसके रिजल्ट्स पहले ही बता रहा है, और जो जिस तरह सारा खेल इतना नंगा है,
ایک ایک چیز بالکل لوگوں کے سامنے ہے. ایسے حالات کے اندر اس طرح کے الیکشن میں کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور اگلی گورنمنٹ، فیصل وڈا جو بات کرتا ہے تو اس کا مطلب پھر درست ہے کہ اگلی گورنمنٹ کا اسی الیکشن کے ریزلٹس کا ریئیکشن اتنا آئے گا کہ وہ ایکشن ری پلے والا معاملہ ہوگا، پھر ڈی چوک ہوگا، پھر وہ دھرنے ہوں گے، پھر پی ٹی آئی ہوگی، اور پھر وہ ساری تحریک ہوگی. تو بنیادی طور پہ جو آج ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو آنے والے کل تھوڑی سی بھی جو ضعیف اور شخص ہے وہ نقشہ پورا کھینچ سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں. جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں 2/3 میجورٹی کی کر رہے ہیں، وہ پنجاب کی کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مریم صاحبہ کو فری ہینڈ دیا گیا میری اطلاع کے مطابق کہ وہ چیف منسٹر بنیں گی. اور حمزہ صاحب نے آج ریزرویشن بھی اجلاس کے اندر کچھ شو کی ہیں کہ ان کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں مل رہی، اور اس پہ وضاحت بھی آ گئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی. تو یہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ آج جوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی عمران خان سمیت باقی جو جتنے سیاسی اسیر ہیں سب کو رہا کر دیا جائے. پھر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی بلہ اگر پی ٹی آئی کا چلا گیا تو شیر بھی گیا تھا اور اس کے پہلے تیر بھی گیا تھا. اب جن کا شیر گیا تھا، جن کا تیر بازی میں گیا تھا اور پھر واپس آیا تھا، میرا خیال ہے ان کو آج کم از کم بلے کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کل بلے والے آئیں گے تو وہ ظاہر ان کے ساتھ کریں گے. تو یہ بیسیکلی اسی طرح کا ماحول آپ کو آگے بھی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی آخری الیکشن یا آخری اس طرح کی لڑائی یا اس کے بعد آنے والے الیکشنز بھی آپ کے خیال میں ایسے ہی 76 سال کی کہانی ہے. آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد اس سے زیادہ برا ماحول لگے گا. obviously اگر یہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو ماحول مزید خراب ہی ہوگا. شام صاحب، نواز شریف صاحب اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ اچھے سینئر زیرک سیاستدان ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ اپنا کوئی بیانیہ نہیں دے رہے، کوئی اچھے منشور کا اعلان نہیں کر رہے. عوام کے ایشوز کیا ہیں؟ کوئی سروے کل بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نہیں ہوا ابھی تک. نہ ہی نواز شریف اپنے الیکٹیبل اچھے نام جو ان کی پارٹی کے ساتھ تھے ماضی میں ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ شاید خاقان عباسی ان کے ساتھ ہیں. ہاشمی صاحب آج بھی اگر نواز شریف صاحب ان کو منائیں تو میرا خیال ہے مان جائیں گے، لیکن یہ ان کو بھی منانے کو تیار نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو ناراض ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے گلے شکوے ہیں، شاید اگر نواز شریف صاحب بات کریں تو ایڈریس ہو جائیں، بٹ ہی از ناٹ ڈوئنگ. لیکن میرے خیال ہے اس سے سلمہ بڑی اور بات ہے، پارٹی کے اندر ناراض لوگوں کو راضی کرنا یا جن کو سمجھتے ہیں کہ جی جائز طور پہ ٹکٹ ملنا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اصل بحث اس وقت یہ ہے کہ جو میں آپ ذوالفقار اور اپنے سارے لوگ بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، بھائی ہمارے کر رہے ہیں، انور رضا، وہ یہی ہے کہ بھئی اس وقت جو ایک امیج پرسیپشن کہتے ہیں نا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی ریئلٹی پہ لوگ نہیں جاتے. پرسیپشن یہ بن گیا کہ جی جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں یہ اس بات سے جان نہیں چھڑا پا رہے کہ یہ جملہ چلا ہر جگہوں پہ کہ جی ساڑھی گال ہو گئی ہے، اس کو نہیں وہ دور کر سکے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر آپ دیکھیں سلمہ، اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے امپورٹنٹ کوارٹرز ہیں آفیشیل نا آفیشیل کوارٹر میں جہاں پہ بحث ہو رہی ہے، وہ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ جی جو طے کیا گیا تھا انیشلی ڈاکٹر صاحب، وہ یہ تھا کہ جی پنجاب ان کو لایا جائے گا، سینٹر میں ان کی حکومت ہوگی، اور پنجاب میں ان کو ایگری کروایا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی اس دفعہ اگر فرض کریں آپ کی پارٹی سے یا آپ کے خاندان سے کوئی نہیں آتا پنجاب کے لیے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں، آئی پی پیز کو دے دیں. اس پہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ریئیکٹ کیا کہ بھئی بے نظیر مرومہ ساری عمر ہوتی رہی ہیں کہ میرے پاس پنجاب نہیں تھا تو مجھے حکومت نہیں لینی چاہیے. دونوں دفعہ میں آئی ہوں حکومت میں، سینٹر تھا اسلام آباد کی 22 کلومیٹر کی حکومت کو کون پہچانتا ہے، 22 کروڑ کا صوبہ جہاں اتھارٹی سب کچھ ہے. وہ صحیح کہا کرتے تھے نا جو کہ جی اگر پرویز الہی صاحب کے یہ حکومت نہ توڑتے اسمبلی پنجاب کی تو آج اپنے مزے سے وہاں بیٹھے ہوتے. تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس امپریشن سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ جی ان کے لیے کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب وہ شروع سے آئے تھے انہوں نے، اب دیکھیں نا بلاول کو زرداری صاحب کو اپنے خلاف کیوں کر لیا. یہی بلاول صاحب جو کہتے تھے ہمارے زیادہ بڑے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب بجائے اس کے کہ کسی اور پارٹی کے ہوں. ہوا کیا ہے کہ آپ نے آتے ہی آپ گئے وہاں پہ کراچی میں، آپ نے ایلینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی کو، آپ نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ. بلوچستان میں آپ چلے گئے ہیں، وہاں پہ بھی شب خون مارا، اور جتنی آپ کی پارٹیاں وہاں پہ باپ وغیرہ علاقائی ان سے معاہدے کر لیے. اب وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تھریٹن فیل کرتی ہے.
اب یہ چاہیے تھا ان کو کہ جب اگر یہ پی ڈی ایم پلس ہی بننی تھی اور جو انیشلی یہ کہا گیا تھا کہ جی وہی سیٹ اپ دوبارہ آنا ہے, تو یہاں پہ نواز شریف صاحب کو اپنی کچھ بہتر حکمت عملی لانی چاہیے لا تھی, لیکن سکے. نواز شریف نہ حکمت عملی لے کے آئے, نہ ابھی تک یہ کلیئر ہو سکا کہ نواز شریف نے واپس آنے کے لیے ان کی پریفرنس حکومت تھی یا صرف واپس آنا اور کیسز ختم کروانا. ان کی بات چیت ہوئی کیا تھی؟ وہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, وہ گل تھی کیا وہ نہیں بتا رہے ابھی تک. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ انتخابات کوئی بہت زیادہ ہمیں صاف شفاف نہیں نظر آ رہے. کیا ڈاکٹر صاحب آئندہ انتخابات بھی متنازع ہوں گے؟ سلمہ اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ ذرا تاریخ دیکھیے کہ 2008 میں الیکشن تھا, اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی, ہارنے والوں نے کہا جی کہ آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے ہروایا, اس وقت بھی الزام لگایا گیا تھا. وہ حکومت 5 سال چلی, کنٹروورشل تھے, متنازع تھے, 5 سال چلی. 2013 میں نواز لیگ جیت گئی, ان کے مخالفین نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, آروز کے الیکشن ہوئے, 5 سال چلی حکومت. اس کے بعد 2018 میں الیکشن ہوا, پی ٹی آئی والا بھی آپ کو یاد ہے, وہ آر ٹی ایس والا معاملہ چلا, لیکن 4 سال وہ بھی حکومت چلی. تو میرے نزدیک کنٹروورسی تو اٹھیں گی, اس الیکشن کے بارے میں بھی اٹھیں گی, پہلے الیکشنز کے بارے میں بھی اٹھائی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ کنٹروورشل ہوگا یا نہیں ہوگا اصل سوال نہیں. اصل سوال میرے ذہن میں یہ نکلتا ہے کہ کیا معاشی پالیسیز جو ہیں ان میں تسلسل رہے گا یا نہیں رہے گا جو حکومت آئے گی, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ معیشت میں اور سیاست میں تفریق کر پائے گی جو نئی حکومت آئے گی یا نہیں. کنٹروورشل ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. اور تیسرا سوال میرے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ سیاست میں اور پالیسی میکنگ میں تفریق کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ تین مین معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے معاشی پالیسیوں کا تسلسل سے زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے غیر یقینی کی صورتحال ہے. لوکل انویسٹر, باہر کے انویسٹر جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے, پرسوں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا, ساری دنیا میں سیاست ہوتی رہتی ہے, سارے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, معیشت اوپر نیچے ہوتی رہتی, لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں جائیں گے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا, ہمارا پیسہ ضبط کر لیا جائے. اصل سوال یہی بنتا ہے, ہمیں ہمارا بے شک الیکشن کنٹروورشل ہو جائے تو شام صاحب میرے نزدیک غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے, تسلسل رہنا چاہیے. لیکن انور صاحب, ہمارا پچھلے 75 سالوں میں جب بھی ہم کو بھی تاریخ پڑھتے ہیں, ہمارا اسکرپٹ چینج نہیں ہو رہا. ہر دفعہ انتخابات کنٹروورسی کی جو مخالف جماعت ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ اس طرح اٹھاتی ہے کہ جو موجودہ جماعت ہوتی ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی ناراضگی انبن ہوتی ہے, تو وہ جماعت جو دھاندلی کا شور مچا رہی ہوتی ہے اس کو موقع مل جاتا ہے, ان کو اسی میں اپنی جیت نظر آتی ہے. آئندہ انتخابات میں بھی آپ کو یہی ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصل باوڑا صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نون لیگ سے لڑائی ہو جائے گی یا نواز شریف صاحب سے, اور جو مخالف پارٹیز ہوں گی ان کو موقع مل جائے گا اور وہ پھر وہی کریں گی جو پی ٹی آئی کے ساتھ پی ڈی ایم جماعتوں نے کیا تھا. ہمارے ہاں انتخابات جتنے ہو چکے ہیں 11 سے پہلے وہ کنٹروورشل رہے ہیں, اس پر بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے اور لوگ بڑی گفتگو بھی کرتے رہے ہیں. اس انتخابات سے پہلے ہی اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی چیلنج کیا جاتا رہا ہے اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز خود اس کا حصہ ہے وہ خود اس پر بات کری ہے. ایون نون لیگ, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, نان کنٹروورشل ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی فارمولا, کوئی ایسی وہ دیکھیے وہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو جدید کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ یہ الزامات ایک دوسرے پر لگاتے رہیں گے. لیکن پھر بدقسمتی سے کہ جب آر ٹی ایس کی بات ہوئی تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب دھاندلی کرنی ہو تو جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اور اس کا الیکشن آ گیا, ای وی ایم کو ریجیکٹ کر دیا. ہمیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کا الیکشن بھی کنٹروورشل تھا. اچھا, وہ پھر اس کو دیکھنا کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں تو بالکل اسی طرح نا کہ جو بیلٹ باکس ہے ڈاکٹر صاحب وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اتنا تو نہیں ہوتا, ادھر اس طرح تو نہیں کہ بیلٹ باکس آپ اٹھا کے لے گئے, آپ نے نتائج کو تبدیل کر دیا. لیکن یہ ہم جب اس سسٹم ای وی ایم سسٹم کی طرف جائیں گے, میں سمجھتا ہوں ہمیں تجربہ تو کرنا چاہیے, نیا تجربہ تو کرنا چاہیے. دنیا کر کے دیکھ رہی ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ کیا یہ فیزیبل بھی ہے, کامیاب ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ادروائز مینولی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے جو بھی انتخابات کروائے ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. اب اس کے انتخاب پر آ جاتے ہیں. دیکھیے اس انتخاب سے پہلے ہی اتنا ذرا میس کریٹ کر دیا گیا پالیٹیشنز کے اپنے سٹیٹمنٹس نے. جو حالات ہیں انہوں نے عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے, جو الیکشن کمیشن پر الزامات لگ رہے ہیں ان کی وجہ سے, جو حلقہ بندی ہے, کوئی ایک ریزن نہیں ہے. یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکے ہیں. جملہ اگر ایڈ کر دوں, دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے کہ اب دیکھیں, اب امریکہ کی مثال دی آپ نے, 2002 کا الگور کا الیکشن, ساری دنیا کو پتہ الگور جیت گیا تھا لیکن بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا. ابھی آپ دیکھ لیں جب 2013 کے الیکشن کو عمران خان صاحب لے کے گئے تھے کہ جی 4 حلقے کھولیں, نہیں کھلے,
फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जी कोई बाकायदा, उन्होंने कहा था ऑर्गेनाइज रिगिंग हुई है, उन्होंने कहा जी कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई। इसके बावजूद दिल से नहीं माना गया, जो माना ही नहीं गया। लेकिन हमारे लोग बड़े अदालतों के भी फैसले नहीं मानते थे। हमें, मेरा ख्याल है सलमा, अपने इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। वो मेरा ख्याल है तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इदारों के ऊपर ट्रस्ट ना करें। जुल्फकार साहब, कई तरह के मसाइल हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर। एक तो वो निज़ाम जो हमें रिग्ड नजर आ रहा है, जिसको हम पहले ही कह रहे हैं कि ये धांधलीशुदा इलेक्शन होंगे, इनको सियासी जमातें नहीं मानेगी। बाकी जाहिर है जिसको शेयर कम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कभी भी नहीं मानेंगे। एक तो धांधली का शोर मचेगा, फिर 4-4 सीटों पे 5-5 सीटों पे इलेक्शन लड़ना, जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन अनाउंस भी कर चुके हैं, हम फलां जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, फलां जगह से। अब इस पे एक कॉस्ट आती है। फिर वो अपनी 300 सीटें 4 में से छोड़ देंगे, एक सीट को रखेंगे, बाकी 3 पे फिर इलेक्शन होगा, उसका खर्चा अलहदा होगा। हम पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं, हम एक मुतनाज़ जमहूरी अमल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। अदम इस्तेहकाम अलग रहेगा, माशी अदम इस्तेहकाम अलग रहेगा, पॉलिटिकली। अच्छा, फिर दुनिया भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी। वर्ल्ड बैंक ने जिन खदशात का इजहार किया, कल ही हमने डिस्कस किया, वो अपनी जगह पे है ना। दुनिया हम पे एतबार कर रही है ना अवाम एतबार कर रहे हैं। हम कौन से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? एक बात मैं ऐड कर दूं सलमा, एक हल्के के ऊपर 20 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन का खर्च आता है। 20 करोड़ एक हल्के पे। 176 पार्टियां जो है ना वो रजिस्टर हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने बताया, उनकी फहरिस्त जारी हुई इस इलेक्शन के लिए। अनवर रजा 176 सियासी पार्टियां और 20 करोड़ है। सोचे अगर 3 सीटें छोड़ दी तो 60 करोड़ का नुकसान सीधा। और ओवरऑल इस पे सलमा को 1000 अरब से ज़्यादा इलेक्शन पे एक्सपेंस आएंगे, जो लोग सारे खर्च करेंगे। जाहिर है को गरीबों का भी भला होगा, किसी को नान मिलेंगे, किसी को बिरयानी मिलेगी, किसी को प्रिंटिंग के लिए पैसे मिलेंगे। चलो ये एक अच्छा पहलू भी है, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद ये तो अवाम खर्च करेगी, कैंडिडेट्स करेंगे या उनकी ATM करेंगी। जो गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है 58-60 अरब रुपया, वो भी हो रहा है। अब तो जाहिर है पहले तो सारे लोग ही कहते थे पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट के चूंकि खजाने से इतने पैसे आपके और मेरे टैक्स के खर्च हो गए तो अब हो ही जाने चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि इलेक्शन की जो फिजा बन गई है ना अभी इलेक्शन से पहले ही, ये बेसिकली एक अगली जो अपोजिशन होगी, जो होपफुली PTI होगी, उसको एक नैरेटिव आज ही दे दिया गया है। कैंडिडेट्स के कागज छीन के वीडियोस मौजूद है, उनके लोगों को उठा के उनके कागज जमा ना होने, उनके ऊपर पर्चे, ये सारा बेसिकली 8-10 पॉइंट्स है जो अगली अपोजिशन को एक नैरेटिव पहले ही आपने दे दिया। और PTI के लोग ये कहते हैं, दावा करते हैं कि जी जेल में मैसेज गया है कि जी आप 18 या 16 महीने के लिए नवाज शरीफ साहब को बर्दाश्त कर लें और उसके बाद आपके धरने होंगे और सारा कुछ होगा और पुराना वाला सीन होगा और ये वो। ये PTI के लोग दावा करते हैं, जिसको फैसल वाडा साहब बुनियाद बनाते हैं बेसिकली। PTI के तो कौन से लोग वैसे जुल्फकार साहब दावा करते हैं? क्योंकि अभी अंदर तो वाले ज्यादा लोग बचे नहीं है। अंदर वाले साहब जो है कुछ उनके है ना बाखबर हल्के अनवर रजा भाई जैसे। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जी हमें एक ऑप्शन ये थी कि सुकून से बैठ जाए 16 या 18 महीने, दूसरी ये थी कि बाहर चले जाए मुल्क से। इस तरह के 2-3 ऑप्शन थी। तो खैर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जेल च वेट कर लेने। तो अब अगली अपोजिशन को नैरेटिव तो आपने दे दिया कि वो क्या होगा। दूसरा, इस इलेक्शन का अंदाजा करें कि इसमें 1200 बेरोजगार हैं जिनको रोजगार मिलना है 8 फरवरी के बाद, और वो सारे बेरोजगार जो हैं, सियासी बेरोजगार, वो सारे के सारे आपके और मेरे टैक्स के ऊपर उनको नौकरी मिल रही है। तो इसलिए अवाम बेचारे अभी से थर थर कांप रहे हैं। और अब तो IMF और वर्ल्ड बैंक भी कांपना शुरू हो गए। यानी ये कैसा इलेक्शन है कि जिसके बाद स्टेबिलिटी आनी थी माशी और सियासी, वो भी नजर नहीं आ रही, और IMF भी भाग रहा है, अभी से तहफ़्फ़ुज़ात दे रहा है। IMF को भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तानी कौम तो ऑलरेडी, यानी जिस जमहूरी अमल के लिए अच्छे जमहूरी माशरों में इलेक्शन कराया जाता है, वो पर्पस पूरा नहीं होगा। मौजूदा जो लोग हैं यही काम करते रहे। ठीक है, जिस मकसद के लिए इलेक्शन होना है वो पूरा नहीं हो, फिर भी हम एक ऐसे इलेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां भी अल्लाह करे कि इसके नतीजे में इस्तेकाम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कराची में पे दर पे आग लगने के वाकयात की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के अंदर एक माह के दौरान 4 बार आग लगी, 4 बार बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ, लेकिन हर बार अनवर साहब लोग बच कैसे जाते हैं? कौन इनकी सरपरस्ती करता है और हर दफा कराची में ही क्यों बड़े पैमाने पे आग लगती है? बड़ा जुम्मन सवाल है आपका। बच कौन जाता है, आग लगाने वाला या जो आग लगाने वाले की बात कर रही हूँ कि कैसे बच जाते हैं? आग लगाने वाले को तो अल्लाह बचा लेता है और जो आग लगाता है वो आपका सिस्टम उन्हें बचा लेता है। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं।
अच्छा, आप देखिए ना, ये कराची में कोई पहला वाक़या नहीं है सलमा, ये बड़े अफसोस की बात है, आप मुस्कुरा रही हैं। अब मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह जिस जगह पे आग लगती है उन लोगों को बचाता है, लेकिन लगाने वाले ज़ाहिर जिम्मेदारों उन्हें सिस्टम बचा लेता है। आपका काम जो है, सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। देखिए, ये कोई कराची में पहला वाक़या नहीं है सलमा, बेशुमार महीने में ऐसे 4 वाक़ये हुए, थे। माजी अगर में एक माह में बेशुमार 4 हुए। देखिए, हमारा सिस्टम करप्ट है। हमारे यहाँ जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगाते नहीं, SPCA और का अगर बड़ा अल्लाह रोल के है। फजल से लगा ले तो इतना नाकिस होता है कि जब आग लगती है वो काम ही नहीं करता। एक बात, आपका शॉर्ट सर्किट हमेशा कहते हैं, ठीक, आप इतनी नाकिस किस्म की वायर यूज करते हैं कि आपकी जितनी देखें बिल्डिंग जोन में पैसे आग बचाने लगती की है, कोशिश की जाती है। फिर बहुत सारी जगहों पे आग खुद भी लगा दी जाती है। आपने वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको गायब करना होता है, आपने वहाँ पर जो कीमती सामान पड़ा होता है उसे गायब करना होता है, ये भी एक फैक्टर है। देखिए ना, ये बहुत सारे रीजंस है। इसको रियासत का काम है इसको दूर करना, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। यहाँ पर जब रियासत ही जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो हम कहाँ पे, आम आदमी रियासत को इसको इंश्योर करना चाहिए। जुल्फकार साहब, कराची में ये बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं। SBCA जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसका भी इसमें ज़ाहिर है कसूर बनता है, बहुत से हवालों से, कई हवालों से शायद के इलेक्ट्रिक का भी बनता है। कौन कौन से ऐसे महकमे हैं सिंध के अंदर जिनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक तो आग लगाई जाती है, लगने के बाद जो डिजास्टर होता है उसमें कभी निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, मुख्तलिफ वजूहात पे शॉर्ट सर्किट बहुत सारे मरतबा आग लगने का रीजन होता है। तो किसको हम कसूरवार ठहरा सकते हैं? मेरा ख्याल है महकमों को या चंद अफसरों को कसूरवार ठहराने से ज़्यादा बेहतर है कि जो लीडरशिप है, जिनकी पिछले 25-30 साल से गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, जिन्होंने 18वीं तरमीम भी की थी और सारा पैसा सूबों को चला गया, जिसके नतीजे में, और वहाँ पे पैसा सारा किस तरफ जा रहा है मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। सारी दुनिया को पता है कि कराची या सिंध की गवर्नेंस की हालत क्या है। वो लोग अगर वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सके तो वो रिस्पॉन्सिबल है, जो लीडरशिप है। जो बिलावल साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क को वो सोने के में पता नहीं तोल देंगे। पहले कराची की जो सारे मुल्क को फीड करता है, फाइनेंशियल हब है कराची, एक इंटरनेशनल सिटी है, पहले उसकी तो हालत बदलें। 62 के अंदर सलमा ये बात होती थी, 62 के अंदर इसी पाकिस्तान की कराची, न्यूयॉर्क या लंदन, ये बहस होती थी और ये अखबारों में छपता था कि आइंदा 10 साल में कराची आगे होगा, न्यूयॉर्क होगा या लंदन होगा। ये 3 शहरों की आपस में कंपैरिजन होता था इसी मुल्क के अंदर। और कराची के अंदर जो बिल्डिंग्स थी वो चाइनीज आके देखते थे और पूछते थे ये बिल्डिंग आपने बनाई कैसे है। और ये कराची का माजी आप देखें, पुरानी आप तस्वीरें उठा के देखें, कराची था क्या, कराची के अंदर ट्राम चलती थी, कराची के अंदर कितना खूबसूरत कल्चर था और कैसे लोग थे और क्या कराची था। यकीन करें कि आज के हालात से देख के खौफ आता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ 400-500 नौजवान लड़के लड़कियां वो एक गंदी सी गली के अंदर बैठी हैं और सारे नशा कर रहे हैं कराची के बच्चे, और उनका कोई वाली वारस नहीं। सिक्योरिटी वाइज भी हालात वहाँ बहुत खराब है। खुदा के लिए इस नस्ल को बचा लो। तो आज कराची को बस कराची वाले यानी हुक्मरान जिम्मेदार हैं, जिनकी हुकूमत रही उनसे बाज़पुर्स होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है और ये हम पिछले कुछ दिनों के अंदर दूसरी मर्तबा सुन रहे हैं क्रैश करने का, क्यों? देखिए, पहले तो ध्यान में ये रखिए कि पिछले 5 महीनों में 50% इजाफा आया, बहुत ही तेजी से मार्केट बढ़ी। और अभी आप जो क्रैश की बात कर रही हैं, तकरीबन 10% पिछले दिनों में ये नीचे आई। तो 50% ऊपर गई थी, 10% नीचे आई है। अब जब मैं ग्राफ देख रहा था कि किस दिन से नीचे आना शुरू हुई, वो एग्जैक्टली उसी दिन से नीचे आना शुरू हुई जिस दिन इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान किया गया। अब इसमें आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है, हकीकत ये है कि उस दिन के बाद से मार्केट गिर रही। यानी लोगों को पता लग गया कि इस इलेक्शन के नतीजे में कोई ज्यादा फ्रूटफुल चीजें नहीं होने वाली। मुझे लग रहा है कि शायद उनको गैर यकीनी की जो बात कर रहे थे तुशाम साहब कि क्या जो माशी पॉलिसीज अपनाई गई हैं उनमें तसलसल रहेगा, उनकी कंटिन्यूटी रहेगी या नहीं रहेगी, वो शक व शुबात में चले। शकूक व शुबात। शाम साहब, बिजली 5 रुपए मजीद महंगी होने की बातें हो रही हैं। देखें, ये 550% गैस अब तक महंगी हो चुकी है और 45 से 46% जो है ना वो बिजली महंगी हो चुकी है। ये तो आए दिन का एक बन गया सिलसिला जिसको आप रोक नहीं सकते। जब आप अपने अदारों को नहीं बनाएंगे फाइनेंशियली वायबल तो आपके साथ यही होगा, बजाय इसके कि हर आए दिन ये बोझ डाला जाए। बिजली कंपनियां, अब बड़ी बहस हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां
اور جنریشن کمپنیاں جتنی جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑائی جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ٹرانسمیشن لاسز، ڈسٹریبیوشن لاسز اور اپنی چوری کو آپ روکیں. آپ لوگوں پہ بوجھ ڈال کے آسان نسخہ سمجھتے ہیں. کیونکہ میں ورلڈ بینک پاکستان کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتا کہ بجلی بڑھائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اپنا نظام کیسے بہتر چلائیں گے، آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے جتنے آپ کے اخراجات ہیں. اب کہتے تو دیتے ہیں کہ اخراجات ہم کم کریں گے، لیکن سلمہ بات اس میں یہی ہے کہ اس حوالے سے ایک بات ہے کہ حکومت، یہ تو بہت کہا گیا تھا کہ کیئر ٹیکر جو ہے نا شاید ہاتھ تھولا رکھیں گے، لیکن انہیں بھی پوری کی پوری آشیرواد حاصل تھی باہر کے داروں کو بھی کہ جی ٹکا کے بڑھا کے چلے جائیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی ابھی تک نہیں پتا کہ یہ کتنا عرصہ لمبا چلے گا سسٹم. بعض لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ جی ایسے چیف منسٹر تب تیار ہو گئے پنجاب کے، جی میں بس تیار ہوں گھر جانے کے لیے. اور جس طرح کاکڑ صاحب کہتے ہیں جلدی آپ لوگوں سے شام کو ملاقات ہوا کرے گی اپنے چینلز پہ. یہ اپنی جگہ پہ. تو میرا خیال ہے بنیادی سوال اس وقت یہی ہے کہ جی یہ حکومت اپنے آپ کو وائبل بنائے، اخراجات کم کرے جو نہیں ہوں گے. آخری بات جو بھی بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے میں سلمہ کروں گا. دیکھیں کراچی میں اب لوگوں کو چاہیے یہ پرانی باتیں بھول جائیں، 62 میں کیا تھا، 63 میں کیا تھا. ابھی یہ ان کو ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے. جس طرح کا ڈاکٹر صاحب ہمارا سیوریج سسٹم، الیکٹریسٹی سسٹم، آپ کے روڈ انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اتنا خراب ہو گیا. کراچی کے بزنس مین الحمدللہ اتنے پیسے والے ہیں وہ پورا ٹیکس بھی نہیں دیتے. وہ کم از کم یہی نظام تھوڑی بہت بجلی کا نظام ہی تھوڑا ٹھیک کر لیں، خود پور پیسہ کریں. وہ شام صاحب یہ ٹیکس پیئر کا کام نہیں ہے. نہیں ہے لیکن آپ حالات ایسے دیکھ لیں تو پھر کیا. ڈاکٹر صاحب عالم یہ ہے کہ دکان کے نیچے سے نالی نالا بہ رہا ہے نا، وہ سارا دن دکاندار سون کے بیمار ہوتا ہے، لیکن سارے مل کے یہ نہیں کرتے کہ بلائیں کسی کو اس کو صاف کروا لیں. یہ اس کو کہتے ہیں اپیتھی. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار جو صاحب اربوں روپے ایم این اے کو بانٹا کھایا جاتا ہے وہ نہیں ٹھیک ہوگا نا. وقت ختم ہو گیا. ذوالفقار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شارٹلی، ذوالفقار صاحب دوہرا دیجیے گا، ہم سن نہیں پائے. میں کہتا ہوں شام صاحب یہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ بیچارہ پیسے لگائے، سڑکیں سولنگ نالیاں بنائے، اور جو سیاستدان ہیں وہ صرف پیسہ کھائیں. سڑکیں نالیاں بنتی بھی تو نہیں ہے. ذوالفقار صاحب رونا ایسی بات تو شاید بات بن جائے جو کہ اب نہیں آنا یہاں پہ. اور ویسے ٹیکس کے ریٹرن میں ہمیں کوئی زیادہ انسینٹیو نہیں ملتے، جس بھی قوم بھی خوشی سے ٹیکس دے اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. پبلک اوپینین کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.